रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एमडेटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटक का सलाम। जैसे आपको मालूम है कि जो हमारा लास्ट सेशन था, जो लेक्चर 12 था पार्ट 1 में, हमने जो ASTM-C 595 जो है ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट की उसकी जो हमने कुछ खसूसियात हमने एक्सप्लेन की थी बड़े डिटेल से, जिसमें हमने इनका स्कोप डिस्कस किया था। इसके साथ साथ जो इसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं उसी को डिस्कस किया। इसके साथ जो उसके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी थी, फजलान किया है, स्लैग सीमेंट वगैरह किया है, उसको भी हमने थोड़ा फ्लेवर दिया इसका। और इसके साथ साथ जो इसकी सीमेंट टाइप थी इनकी, या जो इनकी डिजिग्नेशन थे ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट, उनको भी एक्सप्लोर किया। और इनके साथ जो स्ट्रेंथ बेसिस पे इनकी क्लासेस बनी हुई थी उसको भी हमने डिस्कस किया था। इसके साथ जो ऑप्शनल सफिक्स है, जिसको अगर आसान अल्फाज में परफॉर्मेंस बेस इनकी करेक्टरिस्टिक वगैरह आप कह सकते हैं इनको, उनको भी एक्सप्लेन किया था। और इनके साथ साथ इनकी जो परमिटेड केमिकल कंपोजिशन थी उनको बड़ी डिटेल से हमने आसान अल्फाज में मैंने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो कि इसका पार्ट बी है। अच्छा, पार्ट बी में हम इनकी कुछ और खसूसियात हैं जिसमें उनको एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें जो सबसे पहले है वो है इनकी जो ऐसे समझ लो केमिकल रिक्वायरमेंट वगैरह, इसकी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ इसका जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, अच्छा फिजिकल रिक्वायरमेंट में इनके और बहुत सारे सब क्लासेस बने हुए हैं कि फाइनेंसिस क्या है इनकी, जो इनके अलावा सेटिंग टाइम क्या है, स्ट्रेंथ वगैरह क्या है इनकी, जो डेंसिटी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम सब बेसिस पे हम इनको इंक्लूड करेंगे। और इसके साथ साथ इनका जो पैकेजिंग है या जो मार्किंग है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और इसके साथ जो इनकी सर्टिफिकेशन या इंस्पेक्शन वगैरह है वो हम कैसे करेंगे। और इसके साथ जो एडवांटेजेस है ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट की वो क्या है। इसके साथ जो इनकी टिपिकल एप्लीकेशन है, या जो कहाँ कहाँ पे ये हम यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में जो इनकी कंपैरिजन है कि जो ASTM-C 150 है और ASTM-C 595 है, इनका आप थोड़ा कंपेयर करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। और आखिर में हम इन जो प्रॉपर्टी वगैरह हमने पूरे डिस्कस किए, तो इसको एक इंजीनियरिंग जजमेंट बेसिस पे हम इनको टेक्निकल बेसिस पे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी सीमेंट जो है इनकी जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम जो इनके रिम अभी हमने बता दिया, हाँ पार्ट 2 में हम उसी को जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। तो जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक उसी की कंटिन्यूएशन है। जो पार्ट 1 में हमने कुछ प्रॉपर्टी इनकी एक्सप्लोर की थी, आज हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टी उसी जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM-C 595 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट, जो हमने कुछ पहले डिस्कस की थी। आज का जो हमारा 8 नंबर पे जो इनकी करेक्टरिस्टिक है वो है केमिकल रिक्वायरमेंट वगैरह। ये जो हमारे पास ASTM-C 595 है ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट, जिनकी कुछ केमिकल लिमिटेशन भी है कि जो एटलीस्ट जो है जो ऐसे समझ लो कि जो STM ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है, केमिकल लिमिट सिमिलर टू STM अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जिस तरह हमने ASTM-C 150 की कुछ लिमिट थी केमिकल रिक्वायरमेंट, तो इस तरह ये ASTM-C 595 की कुछ लिमिट है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर है वो है लासान इग्निशंस, कि ये जो है इनकी रिक्वायरमेंट ये लेस देन आर इक्वल टू 5%, मतलब या कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। सिमिलरली जो इनसॉल्युबल रेजिडू है वो है लेस देन आर इक्वल टू 0.75%। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड लेस देन आर इक्वल टू 6% है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है लेस देन आर इक्वल टू 3 to 4.5%। लेकिन ये इसकी जो हमारे पास मेजर कंपोनेंट है सीमेंट का C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसी के ऊपर डिपेंड है। सिमिलरली जो अल्कली बेस है सोडियम ऑक्साइड जो है इनका, ये भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर लेता है कि चाहिए या रिक्वायर्ड है या रिक्वेस्टेड है या नहीं है। तो ये उसी बेस पे हम
नेक्स्ट जो 9 नंबर पे इनकी कुछ रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिजिकल रिक्वायरमेंट में जो सबसे पहले है वो है फाइनेंसेस। फाइनेंसेस जैसे मैंने पहले भी इनकी ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था कि जो लेन फाइनेंसेस है ASTM C204 है। अच्छा, इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है ऐसे समझ लो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर पर केजी। मतलब जो पर केजी का है इनका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो 260 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ये एग्जैक्ट फाइनेंसेस नहीं है, ये हर एक सीमेंट का अलग भी हो सकता है। तो बहरहाल ये उससे जो मिनिमम लिमिट है वो ये है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पर इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो सेटिंग टाइम है। ये भी एग्जैक्टली ऐसे समझ लो कि वो पीसी के बराबर सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 मिनट होना चाहिए। सिमिलरली जो इनका फाइनल सेटिंग टाइम है वो लेस देन आर इक्वल टू 375 मिनट का होना चाहिए। अच्छा, जो तीसरे नंबर पर है उनका साउंडनेस है, जिसका जो ऑटोक्ले एक्सपेंशन है वो लेस देन आर इक्वल टू 0.80%। अच्छा, एक्सपेंशन ये है कि जो साउंडनेस का मतलब ये है कि जब इनकी सेटिंग हो जाती है कंक्रीट वगैरह की, सीमेंट वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, जो सेटिंग के बाद ये अपने जो शेप है या साइज है वो कितना मेंटेन कर लेता है, इसमें कितना चेंजेस आ जाती है, एक्सपेंशन आ जाता है या कंट्रैक्शन आ जाता है या इसमें एक्सपेंशन वगैरह आ जाता है। तो ये बेसिकली ये उसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो एक्सपेंशन है लेस देन आर इक्वल टू 0.8% होना चाहिए इनकी। चाहिए तो तीसरी हो गया इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट। जो चौथी नंबर पे है इनका है वो है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट का उसने जो दिया हुआ है मैटर का, ये लेस देन आर इक्वल टू 12% होना चाहिए। सिमिलरली जो इनकी कंप्रेसर स्ट्रेंथ है ASTM 109 पे, ये जो मिनिमम उसकी हमने ऐसे समझ लो स्ट्रेंथ बेसिस पे हमने इनकी तरीक करा से 30, 40 और 50 किया था कि जो 7 डेज पे और 28 डेज में इनकी मिनिमम स्ट्रेंथ वगैरह के जो 30 क्लास है उनका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 17 होना चाहिए। सिमिलरली 28 पे 30 होना चाहिए। जो 40 वाला क्लास है वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए और 40 से ज़्यादा होना चाहिए 28 पे। सिमिलरली जो 50 है वो 7 डेज पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35। सिमिलरली 28 पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 होना चाहिए। अच्छा, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट में जो 6 नंबर पे है वो है इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब ये भी तकरीबन इनकी ऐसे समझ लो कि रिक्वायरमेंट है कि अगर हमारे पास जो मीडियम हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो एटलीस्ट ऐसे समझ लो कि लेस देन हर इक्वल टू 70 कैलोरी पर ग्राम होना चाहिए 7 डेज पे। सिमिलरली जो लो हीट हाइड्रेशन है वो लेस देन हर इक्वल टू 60 कैलोरी पर ग्राम 7 डेज पे होना चाहिए। अच्छा, जो 7 नंबर पे है इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट वो है सल्फेट रेजिस्टेंस। ये इसमें भी दो कैटेगरी है, मीडियम है या हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है। बेसिकली 2 क्लासेस है। अच्छा, जो ऐसे समझ लो जो मीडियम सल्फेट रेजिस्टेंस है इसमें जो एक्सपेंशन है 6 मंथ पे वो लेस देन आर इक्वल टू 0.1% है। सिमिलरली जो हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है इसका जो एक्सपेंशन है 6 मंथ पे वो लेस देन आर इक्वल टू 0.0 है। नेक्स्ट जो इनकी सैम्पलिंग है ऐसे समझ लो, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग मतलब प्रॉपर्टीज है कि जो हमने अगर बल्क क्वांटिटी या मास क्वांटिटी में जो हम इसकी सीमेंट वगैरह की हमें रिक्वायरमेंट है, तो जो टेस्ट वगैरह हम कंडक्ट करेंगे वो STM C183 के मुताबिक करेंगे। अच्छा, जो इनकी मिनिमम ऐसे समझ लो जो बल्क क्वांटिटी से मिनिमम जो इनकी क्वांटिटी है वो 2 kg से कम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जो इनकी टेस्टिंग वगैरह है, जैसे मैंने पहले भी इनके रेफरेंस स्टैंडर्ड जो रेफरेंस STM स्टैंडर्ड है केमिकल का ASTM C114 है, स्ट्रेंथ का ASTM C109 है, सेटिंग का ASTM C191 है, साउंडनेस का ASTM C151 है। तो ये बेसिकली इसी पे हम इसकी जो टेस्टिंग वगैरह जो है वो कर लेते हैं इसमें। अच्छा, जो नेक्स्ट उनका है पैकेजिंग एंड मार्किंग। जो बैग वगैरह जो ब्लेंडेड सीमेंट वगैरह आ जाते हैं, अच्छा इसके ऊपर इनके ऊपर जो ASTM डिजिग्नेशन है ये होना चाहिए ASTM C59। सिमिलरली जो सीमेंट टाइप एंड क्लास है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि IB क्लास है या IS है या IL है,
अच्छा, इनकी जो स्ट्रेंथ बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की थी कि 30, 40 और 50 होना चाहिए। और सिमिलरली जो सल्फेट रेजिस्टेंस पे हमने ये क्लासिफिकेशन की, तो ये इनके ऊपर लिखना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग का नाम, प्लांट वगैरह का। चने के मासेस भी होना चाहिए कि इनके ऊपर कितना, ये क्वांटिटी कितना है। अच्छा, जो ऑप्टिमल हमने परफॉर्मेंस फिक्स किए थे कि ये स्ट्रेंथ के लिए है या वर्केबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए है या ड्यूरेबिलिटी के लिए है, तो ये भी इनके लिए होना चाहिए। लो हीट के लिए है, मीडियम हीट के लिए है, तो ये भी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए। अच्छा, जो 12 नंबर पे है वो है सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन। जो मैन्युफैक्चरर है ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है कि जो मिल टेस्ट है जहाँ पे ये सीमेंट वगैरह बनता है, वहाँ के जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा जो इनकी केमिकल और फिजिकल टेस्ट है उनके लिए बिल्कुल प्रूफ भी होना चाहिए। और डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी लेटर वगैरह कि जो ASTM C59 इनकी रिक्वायरमेंट है, ये कंप्लाइंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर जो परचेज़र है जो ख़रीद रहा है, तो इनके लिए भी चाहिए कि वो एक सैंपल ले इनसे और इसकी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग वगैरह करवा दे। अगर वो कंप्लाइंस नहीं कर रहा तो इनको रिजेक्ट भी कर सकता है इनको। तो जो 13 नंबर पे है वो है इसकी एडवांटेजेस क्या है, जो हम ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है वो है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो रिड्यूस थर्मल क्रैकिंग, क्योंकि जहाँ पे मासें कंक्रीट होगी, अगर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो इसमें फ़ायदा होगा, थर्मल क्रैक्स वगैरह नहीं होंगे। दूसरा नंबर पे इनकी प्रॉपर्टी जो है इम्प्रूव सल्फेट रेजिस्टेंस का, कि जो बेटर ड्यूरेबिलिटी एंड एग्रेसिव फायर, जहाँ पे कोस्टल एरिया में अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये ड्यूरेबिलिटी को बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, जो तीसरा प्रॉपर्टीज़ है वो है रिड्यूस परमेबिलिटी। रिड्यूस परमेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है, बेनिफिट को एनहांस लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि जब हम परमेबिलिटी को रिड्यूस कर लेते हैं तो जो फ़ॉरन या जो इंट्रोजन है केमिकल की भी या वाटर की भी या और कोई भी साल्ट वगैरह की भी, वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर है उनकी लाइफ वगैरह वो बढ़ जाती है। अच्छा, जो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो है लोअर कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं तो हमने बल्क क्वांटिटी में कंक्रीटिंग करनी है, तो जो इनका ऐसे समझ लो कम्युलेटिव इम्पैक्ट जो है, क्योंकि हम सीमेंट वगैरह बनाते हैं जो इसमें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है कार्बन एमिशन ज़्यादा होती है। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो कार्बन एमिशन भी कम होगा, जब कार्बन एमिशन कम होगी तो ये सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के कैटेगरी में आ जाता है। और आखिर जो है इम्प्रूव वर्केबिलिटी के बेटर फिनिशिंग होगा, क्योंकि ये कुछ ब्लेंडेड सीमेंट वगैरह कुछ सीमेंटेशियस मटेरियल इससे ऐसी भी है कि इसको वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं। वर्केबिलिटी इम्प्रूव होगा तो जाहिर बात है इसमें में मैक्सिमम में फ़ायदा होगा और फिनिशिंग में भी या प्लेसमेंट में भी हमें बड़ा एडवांटेजेस मिल जाता है। चौथे नंबर जो 14 नंबर पे है इनका जो टिपिकल एप्लीकेशन है, जैसे मैंने इनकी क्लास बताई थी कि जो आईपी क्लास है जिसमें हाइड्रोलिक ब्लेंडेड सीमेंट जो पजलोन वगैरह हम मिक्स कर लेते हैं, वो जनरल कंक्रीट में यूज़ करते हैं, मास कंक्रीट और सीमेंट वगैरह के लिए। सिमिलरली जो आई एस है जिसमें हम सीमेंट के साथ स्लैग वगैरह मिला लेते हैं, तो मेरीन वर्क से या सल्फेट साइल या फाउंडेशन वगैरह जहाँ पे इनके साइल साल्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली जो इनका तीसरा टाइप है आई एल, जिसमें लाइमस्टोन वगैरह इसको मिला लेते हैं लिमिटेड परसेंटेज में, तो ये जो स्ट्रक्चरल कंक्रीट है या प्रीकास्ट या सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है ये उसी में यूज़ होता है। सिमिलरली जो एल एच लो हीट ऑफ हाइड्रेशन डैम्स और थिक सेक्शन में यूज़ होता है। जो हाई सल्फेट रेजिस्टेंट में जिसमें सीवियर लाइन सल्फेट रिच साइल होता है, यहाँ पे स्पेशली जो कोस्टल रीजन में होता है जहाँ पे साल्ट वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जो आखिर वाला है वो ए है एयर एंड ट्रेनिंग, जहाँ पे हमें फ्रीजिंग एंड इन्वायरमेंट होता है, इसमें बर्फबारी पड़ती है या गर्मियों में जो है इनकी ऐसे समझ लो जिसमें एक्सटेंशन वगैरह आ जाती है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा कंपैरिजन है कि जो ASTM C150 है और जो ASTM 595 है, इन दोनों का थोड़ा कंपैरिजन किया है कि जो पोर्टलैंड है और ब्लेंडेड है इसमें फ़र्क क्या है। बेसिकली जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है जो पोर्टलैंड में है वो लिमिटेड तरीके से हम इसको अलाउ कर लेते हैं। सिमिलरली जो दूसरा है ब्लेंडेड है, इसमें जो है इनकी परसेंटेज वगैरह थोड़ा जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस के मुकाबले में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसमें।
अच्छा, जो दूसरा है इसमें स्ट्रेंथ क्लासेस है, ये टाइप बेस है, मतलब जो सीमेंट बेस पे डिफाइन कर लेते हैं कि जनरल कंस्ट्रक्शन है, सरफेस रेजिस्टेंस है, उसी बेस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन जो ASTM C595 है, उसको हम स्ट्रेंथ बेसिस पे करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि इनकी 3 क्लासेस स्ट्रेंथ बेसिस पे 30, 40 और 50 MPa का। और आखिर वाला जो है इनका सस्टेनेबिलिटी है, इनका सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट है। ASTM C150 का मॉडरेट है और दूसरा C595 का है, थोड़ा ज़्यादा है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट जो इनकी की इंजीनियरिंग नोट्स हैं, मतलब शटल फाज में या टेक्निकल बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास ASTM C595 है, ये बेसिकली जो इसमें जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की रेट है वो तो स्लो है, लेकिन जो अल्टीमेट उनकी स्ट्रेंथ है या ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ASTM C15 के मुकाबले में, तो ये इनकी ज़्यादा है, इसमें पहला प्रॉपर्टीज़ है। जो दूसरा जो हमारे पास जो हमने इनकी क्लास डिस्कस की थी टाइप स्ट्रेंथ बेसिस पे, टाइप IF, जिसमें स्लैग वगैरह मिला लेते हैं, तो ये इसमें जो इनकी ऐसे समझ लो जो कोस्टल रीजन में सल्फेट रेजिस्टेंस है या फाल्ट वगैरह, इनकी अगेंस्ट जो है इनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, जो आहेर वाला जो थर्ड टाइप है इनका, टाइप आई है, जिसमें लाइमस्टोन वगैरह हम मिला लेते हैं, तो ये बेसिकली लो कार्बन इमिशन के लिए हम डालते हैं, जो कि ऐसे समझ लो कि सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, कि जहाँ पे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह मिला लेते हैं, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन वगैरह है थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके साथ आज का सेशन कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है कि आपका जो पार्ट टू वगैरह है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ आज का सेशन मैं वाइंड अप कर देता हूँ। जी नजरीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने पार्ट टू डिस्कस किया, पार्ट वन हमने इसे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, पार्ट टू में हमने शॉर्टली अगर मैं बता दूँ, आज हमने इनकी जो केमिकल रिक्वायरमेंट है उनको डिस्कस किया, और इनके साथ जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट पर इनकी और भी बहुत सब कैटेगरी बनी हुई है, उनको एक्सप्लोर किया। और इनके साथ जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग वगैरह कैसे कर लेते हैं, कि हमने कितने क्वांटिटी पे कितने सैंपल होना चाहिए। अच्छा, जो टेस्टिंग के लिए हमने कौन सा स्टीम स्टैंडर्ड वगैरह यूज़ करते। सिमिलरली जो इनकी पैकेजिंग है या मार्किंग वगैरह है वो कैसे होना चाहिए, कि हम अगर हम बना लेते हैं, इनकी पैकिंग कर लेते हैं, इनके ऊपर मिनिमम रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होनी चाहिए। और इनके साथ जो इनकी ऐसे समझ लो कि जो सर्टिफिकेशन है, इंस्पेक्शन है, कि क्या इनकी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है या नहीं हुई है, क्या इनकी टेस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनको एक्सप्लेन किया। और इनके साथ साथ इनकी एप्लीकेशन क्या है, ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है STMC 595, उनको एक्सप्लेन किया। और इनके साथ साथ जो इनकी टिपिकल एप्लीकेशन है, जितनी भी हमने स्ट्रेंथ बेसिस पे क्लासेस इनकी डिफाइन की थी, और इसके साथ साथ इनकी जो सल्फेट रेजिस्टेंस बेसिस पे ही या जो लो हीट और मीडियम हीट हाइड्रेशन है, कि कहाँ कहाँ पे इनकी एप्लीकेशन है। और इसके साथ हमने इनकी थोड़ा कंपैरिजन भी कर ली, कि जो ASTM C150 है और ASTM C595 है, इनका इन दोनों में कंपैरिजन फ़र्क क्या है, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो मेन डिफरेंसेस इसमें क्रिएट कर लेता है, उनको एक्सप्लेन किया। और आखिर में जो हमने इसकी इंजीनियरिंग जजमेंट बेसिस पे, कि जो हम इनकी IP टाइप है, स्ट्रेंथ बेसिस पे जो इनकी सीमेंट टाइप है, वो कहाँ पे इनकी एप्लीकेशन क्या है। सिमिलरली IS और आखिर में जो IL है, उनकी बड़ी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ है, उन्हीं को एक्सप्लेन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपने एंजॉय किया होगा। और ये पार्ट टू है, और इन दो को पार्ट वन और पार्ट टू को आप दोनों कंबाइनली आप इनको स्टडी कर लें, इंशाल्लाह कि फ़ायदा होगा। तो आज के सेशन को मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपके ध्यान में कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो इसको हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल है, फेसबुक पेज का लिंक है, उसी में आप करवा सकते हैं इंशाल्लाह के टाइम पे जो है।